फ्रेंड्स, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ उसका नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और ये जो टोटल 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है तो वो है ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो कोर है यहाँ से आता है। राइट, इसके ऊपर जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग पूरा का पूरा सिस्टम बेस्ड है। पूरी दुनिया आज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यूज करती है। मैं बरसों से करता आ रहा हूं और आप लाइव वर्क करते रहेंगे जब आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं तो ये तो बनता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को थोड़ा ठीक से समझा जाए। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है भाई? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मतलब यहाँ पे इफेक्ट्स कह सकते हैं ऑन बैलेंस शीट। ये लिया एक मैंने एग्जाम्पल बैलेंस शीट आपके लिए पहले से ही मैं रेडी करके मैंने रखा हुआ है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज नॉट वन जस्ट इफेक्ट, इट ऑलवेज हैज टू इफेक्ट्स ऑन बैलेंस शीट। क्या है भाई? ऐसे जो है मैं टोटल 8 केसेस लिखने वाला हूं अभी आपके सामने, और सारे 8 केसेस में देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या कर सकता है। जब भी ट्रांजैक्शन कुछ करेगा एक साथ दो दो असर होगा उसका, बस इतना गारंटी है। तो लेट अस से कि अगर एक ट्रांजैक्शन के कारण से एक असेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एक ट्रांजैक्शन के कारण से एक असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ड्यूअल एस्पेक्ट के हिसाब से सिर्फ एक असेट इंक्रीज होकर रह जाएगा ऐसा नहीं, उसके साथ या तो दूसरा कोई असेट डिक्रीज होना पड़ेगा, या फिर एक और केस जो लेता हूं, या फिर एक कोई दूसरा लायबिलिटी होगा उसको इंक्रीज होना पड़ेगा, उसको भी इंक्रीज होना पड़ेगा। असेट इंक्रीज हुआ है या तो फिर एक एसेट जो है वो डिक्रीज हो जाए, या अगर ऐसा नहीं है तो कोई दूसरा लायबिलिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा। ऐसा क्यों भाई? इसको ये सोचना तो बहुत ही नेचुरल है कि ऐसा क्यों, दो इफेक्ट क्यों होता है, ऐसा क्यों है करके। तो चलिए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है, फिर बाद में मैं आपको जो है यहाँ पे जो मेरे सारे 5, 6, 7, 8 ये जो सारे केसेस हैं मैं इसको कवर करूंगा। ठीक है, ओके। ऐसा क्यों है तो जरा वापस यहाँ पे नजर डालते हैं इस बैलेंस शीट पे। आपने ऑलरेडी शायद अभी तक कहीं से पढ़ा होगा, सुना होगा, पहले से अगर अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया होगा। क्या? असेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, इक्विटी इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ऐसे इक्वेशंस। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल असेट्स है इट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज। अब जो कैपिटल है बाय द वे वो भी एक लायबिलिटी है ना, किसके लिए? ओनर के लिए। ओनर को देना है वापस, ओनर। सो लायबिलिटी कंपनी पे है कि ये जो कैपिटल है वापस मुझे ओनर को देना है, तो वो भी एक तब लायबिलिटी है। तो जब हम लिखते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यहाँ पे कैपिटल मतलब ओनर का लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब बाहर लोगों का लायबिलिटी। मैं अभी इसको मिक्स कर देता हूँ एक साथ, दोनों लायबिलिटीज इंक्लूडेड है इसमें। तो देखिए इसमें कैपिटल भी इंक्लूडेड है। अगर ऐसा मैंने कर दिया तो इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट को देखते हुए टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी ये होना अनिवार्य है एक बिजनेस में। दिस इज द लॉ। टोटल असेट जो आ रहा है इट हैज टू बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। ओके, अगर इसको तोड़ नहीं सकता है तो उसके कारण से ही ये जो देख रहे हैं ना आप ड्यूअल एस्पेक्ट वो उभर के आता है। अब मैं आपको जो 8 केसेस बताने वाला हूं, अगर आपने अभी तक इसको याद किया हुआ है तो आज भूल जाइए, बिकॉज डेफिनेटली अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है कि टोटल असेट हैज टू बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ये सारे केसेस ऑटोमेटिकली नेचुरली निकल करके आ जाएंगे उस केस से। कैसे? ये देखिए, असेट वन, कोई ट्रांजेक्शन हुआ जिसके कारण से एक असेट इंक्रीज हो गया। जब एक असेट इंक्रीज हो गया तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो ये पर्टिकुलर जो टोटल वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाए, या अगर ये इंक्रीज नहीं हो रहा है तो कोई जो दूसरा एसेट आना चाहिए जो कि उतना ही अमाउंट से डिक्रीज होना चाहिए, ताकि जो इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ वो आपस में कंपनसेट हो जाए, कैंसिल हो जाए, और ये जो टोटल वैल्यू है वो वैसा ही वैसा रहे। अगर टोटल वैल्यू वैसा ही रहेगा तो लायबिलिटी में यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं।
तो एक केस में क्या पॉसिबिलिटी है कि एक असेट इंक्रीज हुआ तो दूसरा असेट जो है डिक्रीज होना पड़ेगा, और अगर दूसरा असेट डिक्रीज नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर केस में ये जो टोटल एसेट वैल्यू है वो इंक्रीज होना पड़ेगा। अगर टोटल एसेट वैल्यू इंक्रीज हो गया तो टोटल लायबिलिटीज है, बिकॉज ये दोनों इक्वल होने ही होने हैं, तो टोटल लायबिलिटीज इंक्रीज होना पड़ेगा, और टोटल लायबिलिटीज तभी इंक्रीज हो सकता है जब कोई और लायबिलिटी आ जाए, कोई लायबिलिटी इसमें से या फिर कोई नया लायबिलिटी आ जाए, वो इंक्रीज हो जाए, वो इंक्रीज होगा तभी तो ये टोटल इंक्रीज होगा। करेक्ट? तो आपने देखा लायबिलिटी इंक्रीज होगा, असेट इंक्रीज होगा तो या तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा या तो कोई दूसरा असेट जो है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए अगर आपने ये चीज समझ लिया है ना, तो बाकी के जो मैं केसेस लिखने वाला हूं यहाँ पे वो ऑलरेडी आप बता देंगे कि उसके होने से और क्या इफेक्ट और क्या होगा ड्यूअल एस्पेक्ट के हिसाब से, और क्या इफेक्ट होगा। तो चलिए मैं तीसरा जो केस लिखता हूं वो कहता हूं कि एक असेट डिक्रीज हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन के कारण से एक असेट डिक्रीज हो रहा है, तो ड्यूअल एस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक सिर्फ एक चीज नहीं हो सकता, एक दूसरा इफेक्ट भी होना पड़ेगा। तो दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, अगर एक असेट डिक्रीज हो रहा है तो या तो दूसरा असेट को इंक्रीज करना पड़ेगा ये सेम रखने के लिए। करेक्ट? और अगर दूसरा असेट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो मतलब ये टोटल ऑल डिक्रीज हो रहा है, टोटल डिक्रीज हो रहा है तो ये भी टोटल डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो कोई लायबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज होना पड़ेगा। करेक्ट? सिमिलरली अब यहाँ पे लायबिलिटी की तरफ ध्यान देते हैं, अभी तक हम असेट की तरफ ध्यान दे रहे थे, अब लायबिलिटी की तरफ ध्यान देते हैं। अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो कोई दूसरा लायबिलिटी जो है उसको डिक्रीज होना पड़ेगा। अगर वो दूसरा लायबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रहा है तो असेट को इंक्रीज होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो उसमें दो केसेस हैं, या तो एक काम करिए कोई दूसरा लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गया तो टोटल ओवरऑल चेंज नहीं हुआ, अगर कोई दूसरा लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ है और एक लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है तो टोटल ओवरऑल असेट डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये कोई ना कोई असेट का वैल्यू जो है जरूर डिक्रीज हुआ है। तो ये हैं 8 केसेस। कोई भी ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट पे ये जो है अगर असर कर रहा है तो ये चीज फॉलो करेगा, दो असर लेकर के आएगा, सिर्फ एक असर लेकर के नहीं आएगा। यही है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है? ओके, तो इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ये सिर्फ मान के चलेंगे उसमें मजा नहीं है, कुछ रियल एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। खाली थियोरेटिकल बात करने से नहीं चलेगा कि हाँ भाई टोटल इज इक्वल टू टोटल हो गया तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया तो दूसरा को डिक्रीज कर, नहीं, थोड़ा सा रियल एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं, तो मैंने एक बैलेंस शीट आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। इस बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल जो है ओनर ने कैपिटल 1,50,000 डाला हुआ है, और उसके अलावा जो एंटिटी है उसने बैंक लोन लिया हुआ है 75,000 रुपीज का, और अदर लोन जो ओनर है उसके फ्रेंड से एक लोन लिया हुआ है 75,000 रुपीज का, और जो टोटल लायबिलिटी है इस एंटरप्राइज का वो अगर ऐड करें तो 3 लाख आ रहा है। इस पैसे से उन्होंने किया क्या, इस पैसे से उन्होंने 2 लाख रुपए का मशीनरी खरीदा है, और 1 लाख रुपया जो है अभी भी उनके अकाउंट में बैठा हुआ है, बैंक में है। ठीक है? तो ये है बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट को समझने का तरीका है। तो ऐसा है इनका बैलेंस शीट। अब इस पे जो है मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, और उस एग्जाम्पल को लेकर के वो ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल लेता हूं, और उस ट्रांजैक्शन को एग्जाम्पल्स में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट कैसे प्ले में आता है। ठीक है? फाइन, चलिए देखते हैं। तो ये है पर्टिकुलर एग्जाम्पल, बट इसके पहले अभी अभी मैं ये वाला ग्राफ जो है याद रखिएगा आप, ये जो मैं दिखा रहा हूँ 8 केसेस, ये 8 केसेस कैसे प्ले आउट होंगे ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो चलिए ये देखते हैं। तो पहला जो केस है वो ये है, एग्जाम्पल जो है वो ये है कि इस पर्टिकुलर एंटरप्राइज ने ये ट्रांजैक्शन किया, अ न्यू मशीन इज परचेज पेइंग 50,000 इन कैश। ठीक है? एक न्यू मशीन आ गया सर कंपनी में, न्यू मशीन आने से हुआ क्या, देखिए केस ए में क्या हुआ, मशीनरी कितना हो गया, 2,50,000 हो गया, क्योंकि 50,000 रुपए का मशीनरी खरीदा था, तो मशीनरी आइटम जो है, एक जो असेट आइटम है ऊपर चला गया। अब ड्यूअल एस्पेक्ट के हिसाब से एक और असर होना पड़ेगा, कैसे खरीदा गया भाई, 50,000 कैश, कैश कहाँ था कंपनी के पास, तो ये कैश 50,000 पे कर दिया तो अब 50,000 हो गया ये कैश।
ये कैश दूसरा असेट। अब उसके साथ देखिए क्या हुआ, एक असेट ऊपर गया तो दूसरा असेट जो है डाउन हो गया, और जो टोटल है, टोटल अभी भी 3 लाख का 3 लाख रहा टोटल असेट्स। इसके कारण से इधर लायबिलिटी तो टच भी नहीं हुआ है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के कारण से एक ऐसा हुआ केस कि एक असेट इंक्रीज किया तो दूसरा असेट डिक्रीज कर लिया। ओके, तो यहाँ पे आइए, असेट इंक्रीज तो अनदर असेट डिक्रीज। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि कैश जो असेट है वो डिक्रीज हो गया, एक इफेक्ट ये हुआ। तो उसके कारण से एक साथ दो चीज हुआ, इस ट्रांजेक्शन के कारण से कैश डिक्रीज हुआ तो दूसरा असेट जो है वो इंक्रीज हो गया। इफ वन असेट डिक्रीज, another asset will increase और liability will decrease। ऐसा ही था हमारा, यहाँ पे देखिए। तो असेट जब डिक्रीज कर रहा है तो दो पॉसिबिलिटीज है, इसमें लायबिलिटी टच हुआ नहीं है, दूसरा असेट जो है वो इंक्रीज हो गया, और दूसरा असेट इंक्रीज होकर के ये जो डिक्रीज हुआ था दूसरा असेट इंक्रीज होकर दोनों को बैलेंस करके जो है टोटल असेट जो है सेम रहा। तो केस 1 और केस 3 जो है उस एग्जाम्पल से, इस ट्रांजेक्शन से क्लियर हो जाता है कि दो असर हुए एक ट्रांजेक्शन के। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, ट्रांजैक्शन बी। अ न्यू मशीन इज परचेज्ड फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट। ओके, कैश इज टू बी पेड लेटर, बट न्यू मशीन आ गया। फाइन भाई, ठीक है। अब देखिए, कैश का जो है हिसाब किताब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में चेंज नहीं हुआ है। ये 1 लाख का 1 लाख ही है, बिकॉज हमने पे किया नहीं है। मशीनरी जो है 50,000 और एक्स्ट्रा खरीद लिया तो 2 लाख था, 2,50,000 हो गया। तो जो टोटल असेट है वो अब 3,50,000 बन गया है। कैश हमने नहीं कुछ टच नहीं किया, तो टोटल लायबिलिटी जो है वो 3,50,000 होना है। अब यहाँ पे कैपिटल तो टच हुआ नहीं है, बैंक लोन टच हुआ नहीं है, अदर लोन वैसा का वैसा ही है। लेकिन क्या हुआ है कि एक लायबिलिटी बढ़ गया है सर। कौन सा लायबिलिटी बढ़ गया है? ट्रेड पेएबल, बिकॉज हमें पे करना है ना, मशीन तो हमने खरीद लिया, पे तो करना पड़ेगा ना आगे जा करके। तो 50,000 रुपीज का ट्रेड पेएबल जो है वो आ गया अपने लायबिलिटीज के साइड पे। यहाँ पे लायबिलिटीज, यहाँ पे असेट्स। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, मशीनरी जो है एक असेट था, वो असेट इंक्रीज हुआ। इस टाइम पे कैश यूज नहीं हुआ तो कैश तो जो है वो डिक्रीज नहीं हुआ। इसके कारण से टोटल असेट बढ़ गया, उसके कारण से टोटल लायबिलिटी बढ़ा हुआ है। यहाँ पे एक लायबिलिटी जो कि 0 था वो बढ़ गया, तो असेट बढ़ने से लायबिलिटी बढ़ गया। या ऐसा कह सकते हैं कि एक लायबिलिटी बढ़ गया, ट्रेड पेएबल जो पहले 0 था वो बढ़ के 50,000 हो गया, उस और उसी के साथ साथ दूसरे तरफ असेट भी बढ़ गया। तो इस ट्रांजैक्शन के दो असर देखने के दो तरीके हैं। कौन सा? एक असेट बढ़ा तो लायबिलिटी बढ़ गया, दूसरा लायबिलिटी बढ़ा तो असेट बढ़ गया। केस नंबर 2 एंड केस नंबर 6। ठीक है, फाइन। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है जरा देखिए। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल से जो जो चीजें रेलिवेंट पहले से अलग हो गए हैं उसको मैं हटा देता हूँ। पहले से अलग ये सब हो गए हैं। ओके ओके, तो ये हो गया पहले का सिचुएशन। नो प्रॉब्लम। सो ये ट्रांजैक्शन क्या है? तीसरा ट्रांजैक्शन देखिए क्या है, कैश पेड टू रीपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। ये जो कैश हमारे पास पड़ा हुआ है 1 लाख, मैनेजमेंट को लगा कि भाई ये फालतू में जो है बैंक लोन पे बैंक इंटरेस्ट दे रहे हैं, कैश है हमारे पास तो कम से कम 50,000 निकालो इसको और बैंक लोन को पे करो ताकि इंटरेस्ट कम आए। ठीक है, ऐसा केस हो गया। तो इस बार क्या होता है देखिए, यहाँ से कैश निकल गया, कैश निकल गया तो हो गया 50,000 रुपीज। अब दूसरा जो है इसके एसेट इंक्रीज नहीं हुआ है, तो उसमें हुआ क्या, ये जो चीज है ये टोटल जो एसेट है अब हो गया 2,50,000। इधर क्या हुआ, इस साइड क्या असर हुआ भाई जरा ये देखें। इस साइड बैंक लोन जो था ना 75 जो है वो 25,000 हो गया, क्योंकि वो जो पेमेंट जो हमने कर दिया है एक्चुअली
और ये जो टोटल है जहां तक बात कर रहे हैं हम, ये भी वापस 2,50,000 हो गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के कारण से क्या हुआ सर, कैश एक जो असेट था वो डिक्रीज हुआ, इसके कारण से दूसरा कैश, दूसरा जो असेट है वो इंक्रीज नहीं हुआ, तो लाइबिलिटीज किसी को डिक्रीज होना पड़ेगा। देखिए बैंक लोन डिक्रीज हो गया। दूसरा तरीका है देखने का कि एक लाइबिलिटी जो है वो कम हुआ लेकिन दूसरे लाइबिलिटीज बढ़े नहीं, तो उससे क्या दूसरा पॉसिबिलिटी है, दूसरा असर क्या हो सकता है डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से, दूसरे किसी असेट को जो है वो भी कम होगा। ठीक है, फाइन। देखिए यहाँ पे एक हमने केस लगा था कि कोई असेट अगर डिक्रीज करता है तो, या यहाँ पे कोई असेट अगर डिक्रीज करता है या तो दूसरा असेट इंक्रीज होगा या तो एक लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, तो ये वाला केस है असेट डिक्रीज लीडिंग टू लाइबिलिटी डिक्रीज। एक और केस इसको सेटिस्फाई करता है, लाइबिलिटी डिक्रीज्ड। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि बैंक लोन जो है वो डिक्रीज हो गया 75 से 25,000, तो दूसरा उसके साथ एक और असर हुआ कि असेट भी है, एक असेट कैश नाम का, जो कि डिक्रीज हो गया 1 लाख से 50,000। देखिए ये केस नंबर 4 और केस नंबर 8 ये ट्रांजैक्शन ने दिखाया कि कैसे होल्ड करता है। तो एक ट्रांजैक्शन, वन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है उसके कारण से दो असर हुए। इसमें दोनों असर को दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका देखने का है कि कैश एक एसेट डाउन हुआ तो उसके साथ साथ दूसरा एक लायबिलिटी भी डाउन हुआ, या दूसरा तरीका है लायबिलिटी डाउन हुआ तो उसके साथ साथ एक एसेट भी डाउन हुआ। चलिए एक और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन है रेज्ड बैंक लोन ऑफ 50,000 टू पे ऑफ अदर लोन। अच्छा, अदर लोन में भी शायद ज्यादा एक्सपेंसिव था और बैंक लोन में भी थोड़ा सस्ता मिल रहा था, तो उन्होंने कहा यार बैंक तो देने को तैयार है, एक्स्ट्रा 50,000 हम वहां से ले लेते हैं और ये जो अदर लोन इसको पे ऑफ कर देते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बच जाएगा। ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं हम लोग और थोड़ा इंटरेस्ट बचाते हैं कंपनी के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा बताइए। पहले तो ये हम वापस चले जाते हैं नॉर्मल वाले केस में, फिर देखते हैं। ठीक है, बैंक लोन चेंज हो रहा है, यस, ओके। इस पर्टिकुलर केस में कैपिटल नहीं है, मशीनरी भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। कैश अफेक्ट हो रहा है क्या, कैश भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो कैश वापस चला गया 1 लाख रुपीज पे, करेक्ट। तो टोटल जो है असेट अब अफेक्ट ही नहीं हुआ इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से। ओके, तो हुआ क्या इफेक्ट भाई, रेज बैंक लोन ऑफ 50,000, so बैंक लोन जो है वो बढ़ गया, पहले 75 था 125 हो गया, करेक्ट। टू पे ऑफ अदर लोन 75 था वो 25 हो गया। इस पर्टिकुलर केस में एक लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुआ, तो उसके कारण से, उसके साथ साथ ही, कारण से नहीं उसके साथ साथ ही जो डुअल एस्पेक्ट जो है उसी हिसाब से दूसरा लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गया। एक लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो दूसरा लायबिलिटी डिक्रीज हुआ। देखने का ये भी तरीका हो सकता है कि भाई एक लायबिलिटी डिक्रीज हुआ मतलब अदर लोन डिक्रीज हुआ तो दूसरा लायबिलिटी बढ़ गया। कौन सा, बैंक वाला लोन। कौन सा केस कवर करता है, केस नंबर 5 एंड केस नंबर 7। one liability increased, then at the same time other liability decreased, or one liability decreased at the same time other liability increased। ठीक है, करेक्ट। तो देखा आपने, हमने चार ट्रांजैक्शंस, चार किस्म के ट्रांजैक्शंस लिए, ऐसे कितने भी ट्रांजैक्शंस हो जाए, बैलेंस शीट पे जब इनका असर पड़ेगा तो सिर्फ एक असर नहीं पड़ेगा, दो असर पड़ेंगे। इसके कारण से इसको ड्यूअल एस्पेक्ट कहते हैं, और ये ड्यूअल एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके कारण से ही जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग का जन्म हुआ था और आज जो है हम लोग सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट क्यों समझ में आया यहाँ पे, क्योंकि टोटल असेट हैज टू बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। इसके कारण से यही ऐसे ही दिखता है, ऐसा ही असर पड़ता है किसी भी ट्रांजैक्शन का हमारे बैलेंस शीट पे। ठीक है, ओके, इसको ध्यान में रखेंगे, इसको याद रखेंगे, इसको मैं काफी डिटेल में कवर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। But I hope that you enjoyed this whole thing because we also took some real examples and we tried to see the effect of transactions. And every time there were two effects. That is why it was dual aspect concept. तो चलिए इसके बाद हमारे पास तीन और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। तीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। वो सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत नंबर्स इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बैलेंस शीट इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वो एक फिलोसफी के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग में चीजों को ट्रीट करने के लिए। तो देखते हैं वो कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके बारे में जानते हैं। ऑलराइट,